हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल एकेडमिक्स। आज हम पढ़ने वाले हैं एंटी एंजाइनल ड्रग्स। एंटी एंजाइनल ड्रग्स बी फार्म फिफ्थ सेमेस्टर यूनिट फर्स्ट का फार्माकोलॉजी में टॉपिक दिया गया है, एंटी एंजाइनल ड्रग्स। क्लियर? एंटी एंजाइनल ड्रग्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर जीपैट एंड नाइपर। तो ये टॉपिक आपके लिए जानना बहुत ही जरूरी है। क्लियर? एंटी एंजाइनल ड्रग्स से पहले हम पढ़ेंगे उसका डिजीज कि एंटी एंजाइनल ड्रग्स किस डिजीज पे काम कर रही है, वो डिजीज है क्या। लाइक एंजाइना पेक्टोरिस। एंजाइना पेक्टोरिस को क्योर करने का काम करती है कौन? एंटी एंजाइनल ड्रग्स। तो चाहे कोई भी हमें ड्रग्स पढ़नी हो, चाहे वो एंटी एंजाइनल ड्रग्स हो, चाहे वो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स हो, या कोई भी डिजीज या कोई भी ड्रग्स हो, उसके पहले हम उस डिजीज का पैथोजेनेसिस जानेंगे कि वो डिजीज हो कैसे रही है, हाउ इट अकर्स, वो कौन से ऑर्गन को अफेक्ट कर रही है, उस सब चीज को जानने के बाद हम पढ़ेंगे एंटी एंजाइनल ड्रग्स। क्यों? क्योंकि जब एंजाइना पेक्टोरिस हम जान लेंगे, मान लो कोई भी डिजीज है, उसका पैथोजेनेसिस जान लेंगे कि वो डिजीज हो कैसे रही है, उसका टाइप्स क्या है, वो किस ऑर्गन को अफेक्ट कर रही है या किस ब्लड वेसल्स को अफेक्ट कर रही है, ये सब जान लेंगे तो ड्रग्स का क्लासिफिकेशन या ड्रग्स का मोड ऑफ एक्शन समझना बहुत ही ईजी होता है। मान लीजिए कि ड्रग्स हमारी कहाँ पे जाके काम करेगी तो उस चीज को क्योर कर पाएगी। क्लियर है? तो इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे सबसे पहले एंजाइना पेक्टोरिस होता क्या है, टाइप्स ऑफ एंजाइना क्या है, थर्ड इज डायग्नोसिस एंड सिम्टम्स ऑफ एंजाइना, ठीक है, फोर्थ इज ड्रग्स क्लासिफिकेशन एंड फिफ्थ इज मोड ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग्स। सब मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें पढ़ेंगे हम नाइट्रेट का मोड ऑफ एक्शन इसमें हम क्लियर करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? एंड बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है एज ए एंटी एंजाइनल ड्रग्स के लिए और एंजाइना पेक्टोरिस के लिए, और एज अ फार्मासिस्ट आपको जानना जरूरी है। तो एंजाइना पेक्टोरिस की मैं बात करूं तो एंजाइना पेक्टोरिस मेनली क्या है? अ चेस्ट पेन। एंजाइना पेक्टोरिस इज चेस्ट पेन। आपको ये फिगर में दिख रहा होगा कि इस पर्सन ने अपना हार्ट बहुत तेज से पकड़ा हुआ है और यहाँ पे आपको ये फिगर दिख रहा होगा कि चेस्ट पेन का दिखाए हुए हैं। तो एंजाइना पेक्टोरिस इज अ चेस्ट पेन। क्लियर है? अब हम चलते हैं इसके इंट्रोडक्शन पे कि एंजाइना पेक्टोरिस एक्चुअल में है क्या, कहाँ पे इफेक्टिव है, क्या करती है, सारी चीज को हम समझेंगे। क्लियर है? ओके, नाउ एंजाइना पेक्टोरिस का ये इंट्रोडक्शन पार्ट है। तो एंजाइना पेक्टोरिस को हमने कहा चेस्ट पेन है, बट एक और नाम दिया गया है, दैट इज इंटेंस कोरोनरी डिसऑर्डर। इसको हम आगे समझेंगे कि इंटेंस कोरोनरी डिसऑर्डर क्यों नाम दिया गया है। क्लियर है? अरे याद रखो कि इंटेंस कोरोनरी डिसऑर्डर इज आल्सो नोन एज एंजाइना पेक्टोरिस एंड एंजाइना पेक्टोरिस इज आल्सो नोन एज चेस्ट पेन। क्लियर? ओके, अब समझते हैं एंजाइना पेक्टोरिस है क्या। मान लीजिए दिस इज योर हार्ट, ये है लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट ऑरिकल एंड राइट वेंट्रिकल। क्लियर है? दिस इज योर हार्ट। आपका मसल्स, आपकी हार्ट की मसल्स को नाम देते हैं मायोकार्डियम। यू ऑल नो ना व्हाट इज हार्ट मसल्स? मायोकार्डियम। कहाँ लिख दूं मैं? हार्ट मसल्स। जब आपके हार्ट मसल्स में, दिस इज योर हार्ट मसल्स, जब आपके हार्ट मसल्स में ऑक्सीजन का सप्लाई सफिशिएंट नहीं होता है, ऑक्सीजन का सप्लाई इनसफिशिएंट है, तब हमें एंजाइना पेक्टोरिस देखने को मिलता है। मतलब क्या है कि इनसफिशिएंट ऑक्सीजन सप्लाई किसमें है? मसल्स ऑफ हार्ट में। इसका आउटपुट क्या निकलेगा? मान लीजिए आपके हार्ट में बहुत ही कम ऑक्सीजन जा पा रहा है, लेस ऑक्सीजन कहाँ जा रहा है? आपकी हार्ट में जा रहा है। तो इसका आउटपुट क्या निकलेगा कि आपका हार्ट एटीपी का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा नहीं कर पाएगा, मींस डिक्रीज इन एटीपी प्रोडक्शन, राइट? मतलब एटीपी का प्रोडक्शन कम हुआ तो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन
डिक्रीज हो जाएगा, मतलब हार्ट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन अच्छे से नहीं कर पाएगा। इसको क्लियर समझते हैं। दिस इज योर हार्ट, क्लियर, दिस इज योर हार्ट मसल्स, ये क्या है, हार्ट की मसल्स है, जिसे हम नाम देते हैं क्या, मायोकार्डियम। हार्ट मसल्स में लेस ऑक्सीजन जा रहा है, मीन्स लेस ब्लड जा रहा है। हार्ट की मसल्स में लेस ऑक्सीजन जा रहा है, लेस ब्लड जा रहा है। इसका आउटपुट क्या निकला कि लेस एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है, लेस एटीपी फॉर्मेशन। तो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन की प्रोसेसेस, जितनी भी कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन की प्रोसेस हैं वो भी बहुत कम तरीके से होंगी, बहुत ही कम हो जाएंगी, डिक्रीज हो जाएंगी। तो इससे क्या देखने को मिलेगा, पेन देखने को हमें मिलेगा। दैट इज पेन इज इश्केमिक पेन। इसे हम कहते हैं क्या, एंजाइना पेक्टोरिस। क्लियर है, एंजाइना पेक्टोरिस। तो हम एक और बात कह सकते हैं, एक और बात कह सकते हैं कि एंजाइना इज द outcome of an imbalance between, ध्यान सुनिएगा, angina is the outcome of an imbalance between oxygen supply and demand of the heart। क्लियर है, डिमांड ऑफ द हार्ट, कि ऑक्सीजन की सप्लाई जितनी है और डिमांड जितना है उन दोनों में इम्बैलेंस है। मान लो कि सप्लाई बहुत ही कम है और डिमांड ज़्यादा है हार्ट की, तो दोनों में क्या देखने को मिला, इम्बैलेंस देखने को मिला, जिसकी वजह से हमें पेन देखने को मिलेगा। एंड इसे ही हम कहते हैं क्या, एंजाइना पेक्टोरिस। क्लियर है कि एंजाइना पेक्टोरिस होता क्या है, क्यों हो रहा है, क्लियर। एक और बात समझो, मान लीजिए ये आपकी हार्ट की मसल्स हैं, दिस इज अ मायोकार्डियम, मायोकार्डियम, ठीक है ना, मायोकार्डियम है हार्ट मसल्स, मायोकार्डियम हार्ट मसल्स। इस पे एक आर्टरी लगी हुई होती है, आर्टरी लगी हुई होती है, दिस इज योर आर्टरी, ऐसे अंदर की तरफ इमेजिनेटेड, ऐसे आर्टरी लगी हुई होती है जिसे हम नाम देते हैं कोरोनरी आर्टरी। इस बात को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कोरोनरी आर्टरी, ठीक है। ये हार्ट मसल्स हैं, ये कोरोनरी आर्टरी हैं। तो जो बाहर वाली बड़ी वाली कोरोनरी आर्टरी है उसे हम नाम देते हैं कंडक्टेंस वेसल्स, कंडक्टेंस वेसल्स। एंड जो अंदर वाली है छोटी छोटी वाली, उसे हम नाम देते हैं मल्टीपल कोरोनरी आर्टरी अराइजेस। एक कंडक्टेंस वेसल से बहुत सारी मल्टीपल कोरोनरी आर्टरी अराइजेस हैं जो कि हार्ट मसल्स में जा रही हैं। इसके थ्रू ही क्या, इसके थ्रू ही ऑक्सीजन की सप्लाई ब्लड तक, हार्ट तक पहुंचती है, या फिर ब्लड की सप्लाई हार्ट तक पहुंचती है। दोनों की सप्लाई किससे पहुंच रही है, कोरोनरी आर्टरी के थ्रू हार्ट मसल्स में पहुंच रही है, तभी वो एटीपी का फॉर्मेशन करके सारा कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन मीन्स सिस्टोल और डायस्टोल कर पा रहा है। मीन्स कोरोनरी आर्टरी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर द ऑक्सीजन एंड ब्लड, ठीक है। तो कोरोनरी आर्टरी में अगर दिक्कतें आई, कोई भी दिक्कत अगर कोरोनरी आर्टरी में आई, तो ऑक्सीजन एंड ब्लड में के पहुंचने में दिक्कतें आएंगी, करेक्ट है। तो कोरोनरी आर्टरी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर द हार्ट बिकॉज ऑफ इट सप्लाइज ऑक्सीजन एंड ब्लड टू द हार्ट मसल्स। क्लियर है, ओके। तो कोरोनरी आर्टरी में कोई दिक्कतें आएंगी तो हार्ट में ऑक्सीजन और ब्लड अच्छे से नहीं पहुंच पाएगी, जिसकी वजह से हमें एंजाइना पेक्टोरिस देखने को मिलेगा, एंजाइना पेक्टोरिस देखने को मिलेगा। जब आप अभी सारी चीज़ें पढ़ोगे, जब टाइप्स हम पढ़ेंगे, तो उसमें कोरोनरी आर्टरी का ही मेन रोल है, क्लियर है।
इतनी बात समझ में आए कि एंजाइना पेक्टोरिस होता क्या है। ओके, तो यहाँ देखो लिखा है, इट्स अ कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय चेस्ट डिस्कम्फर्ट और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। इट इज कॉज्ड व्हेन हार्ट मसल्स receives insufficient oxygen rich blood. Clear? So angina is the outcome of an imbalance between the oxygen supply and demand of the heart. Clear? इतनी बात angina pectoris होता क्या है। ठीक है, सभी को समझ में आ गया angina pectoris क्या होता है। ओके, नाउ टाइप्स ऑफ एंजाइना। टाइप्स ऑफ एंजाइना, सबसे पहले है क्लासिकल एंजाइना, देन सेकंड इज वेरिएंट एंजाइना, थर्ड इज अनस्टेबल एंजाइना। तो इन सब एंजाइना को हमें समझना है कि क्या क्या होती है। सबसे पहले क्लासिकल एंजाइना। तो क्लासिकल एंजाइना को पढ़ने से पहले एक चीज और बता दूं मैं। ओके, सपोज दैट इट इज द lumen of your coronary artery. Lumen of coronary artery. Lumen of coronary artery. तो ये एज इट इज रहेगा। ये नॉर्मल कंडीशन की हम बात कर रहे हैं, जब कोई भी प्रॉब्लम नहीं है नॉर्मल कंडीशन की। ये भी ल्यूमन है, दोनों का डायमीटर सेम, ये है नॉर्मल कंडीशन ऑफ कोरोनरी आर्टरी। अब इसमें अगर चेंजमेंट देखने को मिले हमें, मान लो कि ये जो ल्यूमन था, ये ल्यूमन है हमारा, ये कुछ इसमें पार्टिकल्स आ जाए, मान लो कोई फैट का, कोई लिपिड का, कोई भी चीज़ें हैं मान लो आ गई हैं इसमें। जैसे मैं कहूँ कि दिस इज अ पार्ट, ओके, मान लो ये कोई चीज़ है, कोई सब्सटेंस है जिसने कोरोनरी आर्टरी को इस तरह से ब्लॉक कर दिया है, इस तरह से ब्लॉक कर दिया है। मतलब आधा ल्यूमन इसका, आधा ल्यूमन जो था, ये ल्यूमन था ना, इसका ल्यूमन यहाँ पे इतना बड़ा है, इसका डायमीटर इतना बड़ा है, यहाँ पे तो इतना ही बचा, बाकी तो इस पूरे ने ब्लॉक कर दिया है। तो इसका ल्यूमन इतना छोटा सा हो गया, तो इसमें क्या होगा कि ब्लड फ्लो कम होगा, मीन्स ऑक्सीजन कम पहुंचेगा कहाँ, हार्ट मसल्स में। मतलब क्या देखने को मिलेगा, एंजाइना पेक्टोरिस हमें देखने को मिलेगा, एंजाइना पेक्टोरिस चेस्ट पेन देखने को मिलेगा इस कंडीशन में। क्लियर है इतनी बात। तो क्लासिकल एंजाइना में सेम चीज होती है, ब्लड सप्लाई टू हार्ट बाय कोरोनरी आर्टरीज लेस, then it makes less ATP for contraction, that is less blood will be pumped to the heart, so ischemic pain is felt। तो ये जो कंडीशन मैंने बताई ना यहाँ पे, ये कंडीशन यहाँ पे बताई ना, ये इसे कहते हैं हम क्या, एथरकोमा। एथरकोमा, ये जो सब्सटेंस होता है एथरकोमा, ये एज इट इज आके इसे ऑक्यूपाई कर लेता है, आधे कोरोनरी आर्टरी को ये ऑक्यूपाई कर लेता है, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो और ऑक्सीजन सप्लाई बहुत कम हो पाता है। जब ब्लड फ्लो ऑक्सीजन सप्लाई कम हो पाएगा तो हार्ट मसल्स में ऑक्सीजन अच्छे से नहीं पहुंच पाएगा, एटीपी का प्रोडक्शन कम होगा, देन हार्ट मसल्स में चेस्ट पेन फील हमें होगा। क्लियर है। अगर मान लो कि जो हमने बताया ना कि इसने ऑक्यूपाई कर लिया है आधा स्पेस, ऑक्यूपाई कर लिया आधा स्पेस, जिसकी वजह से हमें क्या देखने को मिल रहा है, चेस्ट पेन देखने को मिल रहा है। अगर इस ऑक्यूपाइशन को हम हटा दें किसी भी तरह, मान लो टाइम के साथ या फिर किसी चीज़ के साथ इसको रिड्यूस कर दें, तो हमें जो चेस्ट पेन होगा उसमें क्योर देखने को मिलेगा। मतलब वो चेस्ट पेन हमारा क्योर होने लगेगा। मतलब क्या है कि क्लासिकल एंजाइना रिवर्सिबल इश्केमिक पेन शो करता है। मतलब अगर इस पार्टिकल्स को हम, एथरकोमा के पार्टिकल्स को यहाँ से हटा पाएँ तो हमें क्लासिकल एंजाइना को क्योर होता हुआ दिखेगा। मतलब क्या है, क्लासिकल एंजाइना एज अ रिवर्सिबल इश्केमिक पेन शो करता है, वो रिवर्सिबल है, उसे हम कम कर सकते हैं। हमने ब्लड फ्लो बढ़ाया, ब्लड फ्लो को मान लो हमने बढ़ा दिया, ब्लड फ्लो को बढ़ाया, देन ऑक्सीजन सप्लाई भी तो बढ़ जाएगी, ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ गई तो हमें क्लासिकल एंजाइना ट्रीट होता हुआ दिखेगा। क्लियर है। सेम कंडीशन यहाँ पे बताई थी।
ठीक है। नॉर्मल कंडीशंस में तो नॉर्मल कंडीशन में नॉर्मल था, इसका डायमीटर नॉर्मल। फिर मैंने बताया कि यहाँ पे कोई पार्टिकल्स आ गए, इसका नाम था एथरकोमा। एथरकोमा का डिपोजिशंस, मेनली लिपिड का डिपोजिशन भी हमें देखने को मिलता है कोरोनरी आर्टरी में, लिपिड का। तो मान लो एथरकोमा हम कह रहे हैं, तो एथरकोमा का डिपोजिशन यहाँ पे हुआ, जिसकी वजह से इसका ल्यूमन बहुत ही छोटा हो गया, कॉन्स्ट्रिक्ट हो गया, बाकी सब तो इसने ऑक्यूपाई कर लिया, जिसकी वजह से ब्लड का फ्लो बहुत कम था, मतलब ऑक्सीजन का सप्लाई भी कम, एंड देन फील हुआ में पेन। क्लियर। नाउ द थर्ड कंडीशन इज, सेकंड कंडीशन इज वेरिएंट। हमें वेरिएंट एंजाइना की बात करनी है, वेरिएंट की। तो वेरिएंट एंजाइना में क्या है, मान लो ये कोरोनरी आर्टरी है तुम्हारी, दिस इज द कोरोनरी आर्टरी, दिस इज द कोरोनरी आर्टरी, ये है नॉर्मल वाली। अब वेरिएंट वाले केस में क्या होता है कि कोरोनरी आर्टरी कॉन्स्ट्रिक्ट होती है, मतलब इसमें स्पाज्म हो जाता है, स्पाज्म जिसे हम कहते हैं क्या, स्पाज्म को ही कैसे कहते हैं क्या, कॉन्स्ट्रिक्शन या कॉन्स्ट्रिक्ट, इसे मेनली वैसोस्पाज्म कहते हैं, वैसोस्पाज्म ही कह सकते हो, ठीक है ना। तो वैसोस्पाज्म हो रही है, कॉन्स्ट्रिक्ट हो रही है, तो ये जो नॉर्मल वाली चीज, ये नॉर्मल वाली कुछ इस तरह से आ जाएगी, इस तरह से, मतलब कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाएगी, इसका जो डायमीटर रहेगा, इसका जो साइज रहेगा वो रिड्यूस हो जाएगा, मतलब लेस ब्लड फ्लो होगा मतलब लेस ऑक्सीजन मतलब पेन। क्लियर, वेरिएंट वाला है। अब थर्ड केस था हमारा अनस्टेबल वाले में है, अनस्टेबल इज अ रैपिड इंक्रीज इन ड्यूरेशन एंड सेवरिटी ऑफ अटैक्स कॉज्ड बाय क्रिटिकल ब्लॉकेज इन द आर्टरीज। जब आर्टरीज में, कोरोनरी आर्टरीज में क्रिटिकल ब्लॉकेज आती हैं, क्रिटिकल ब्लॉकेज, मान लो ये तुम्हारी आर्टरी है, कोरोनरी आर्टरी है, इसमें क्रिटिकल ब्लॉकेज है, क्रिटिकल ब्लॉकेज देखो ऐसे, क्रिटिकल ब्लॉकेज, केवल इतना ही पार्ट फ्री है ब्लड के फ्लो के लिए, ऑक्सीजन के फ्लो के लिए, तो इसमें क्रिटिकल ब्लॉकेज है, जिसकी वजह से जो अटैक्स की कंडीशन रहेगी वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। हार्ट में ऑक्सीजन सप्लाई हो ही नहीं पाएगा, बहुत ही डिक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से हार्ट अटैक हमें देखने को मिल सकता है, हार्ट अटैक्स देखने को मिल सकता है। तो अनस्टेबल एंजाइना इज अ मेडिकल इमरजेंसी कैन लीड्स टू हार्ट अटैक। क्लियर है इतनी बात। अनस्टेबल एंजाइना क्या है, अनस्टेबल एंजाइना इज अ मेडिकल इमरजेंसी कैन लीड्स टू हार्ट अटैक। ओके, बहुत ही ज़्यादा इसमें अटैक्स हमें देखने को मिलेंगे, क्योंकि इसमें सीवियर ब्लॉकेज आती है कोरोनरी आर्टरीज में। क्लियर है। ओके, हमने 3 पढ़ा। क्लासिकल एंजाइना को हम स्टेबल एंजाइना भी कहते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज स्टेबल एंजाइना, ठीक है ना। तो क्लासिकल एंजाइना बहुत ही कॉमन तरीके से था कि इसमें एथरकोमा आके डिपोजिशन हो जाता था उस कोरोनरी आर्टरी में, जिसकी वजह से हमें ब्लड फ्लो कम देखने को मिल रहा था। इससे एटीपी का प्रोडक्शन लेस हो जाएगा, और लेस प्रोडक्शन होने के बाद ऑक्सीजन का सप्लाई भी कम हो जाएगा, जिसकी वजह से इसमें पेन हमें देखने को मिल रहा था। क्लियर है। नाउ वेरिएंट एंजाइना में क्या देखने को मिल रहा था, वैसोस्पाज्म देखने को मिल रहा था, मतलब कोरोनरी की साइज डिक्रीज हो रही थी, कॉन्स्ट्रिक्शन देखने को मिला था, जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई, ऑक्सीजन सप्लाई भी कम, इसकी वजह से देखने को मिला था क्या, पेन। क्लियर। ओके, नाउ एक और पॉइंट लिखा है, इन क्लासिकल एंजाइना अटैक्स आर प्रेडिक्टेबल एंड केस एक्सरसाइज, इमोशन, ईटिंग सैचुरेटेड फैट्स, क्वाइटस ऑल आर प्रोवोक्ड। मतलब क्या है कि क्लासिकल एंजाइना क्यों हो रहा है, क्योंकि इसमें एटीपी का प्रोडक्शन लेस हो रहा है, लेस एटीपी का प्रोडक्शन हो रहा है, इसकी वजह से ऑक्सीजन सप्लाई कम है, जिसकी वजह से एटीपी का प्रोडक्शन लेस हो रहा है। तो हार्ट का जो वर्क रहेगा वो भी लेस करना पड़ेगा, मतलब कि हार्ट की डिमांड अगर हम डिक्रीज कर दें, हार्ट की डिमांड डिक्रीज कर पाएँ तो हम क्या कर सकते हैं, क्लासिकल एंजाइना को ट्रीट कर सकते हैं, क्लासिकल एंजाइना को रोक सकते हैं एक कंडीशन तक। तो इसलिए हम एक्सरसाइज, इमोशंस, क्वाइटस, ईटिंग सैचुरेटेड फैट्स, सारी चीज़ें इसमें बंद होती हैं, सारी चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब एक्सरसाइज करेंगे इमोशंस बहुत सारा आएंगे, आप सैचुरेटेड फैट्स खाओगे, ठीक है, क्वाइट्स करोगे, तो आपका जो ऑक्सीजन डिमांड रहेगा
वो ज़्यादा हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है क्लासिकल एंजाइना में। क्लियर है बात। नाउ अगर हमें ट्रीट करना है वेरिएंट एंजाइना, तो ट्रीटमेंट ऑफ वेरिएंट एंजाइना प्रिवेंटिंग एंड रिलीविंग द वैसोस्पाज्म, जो वैसोस्पाज्म हो रखा है कोरोनरी आर्टरी में, उसको हम वैसो डायलेट कर दें। अगर डायलिटेशन कॉज कर दें तो हमें इसमें रिलीफ देखने को मिलेगा, इसमें वेरिएंट एंजाइना में। तो ये टाइप्स सारे वेरिएंट एंजाइना, क्लासिकल एंजाइना एंड अनस्टेबल एंजाइना किसके टाइप्स थे? एंजाइना के टाइप्स थे। क्लियर है बात। एंजाइना पेक्टोरिस क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, इन सारी चीज को हमने डिस्कस कर लिया है। नाउ हम पढ़ेंगे एंटी एंजाइनल ड्रग्स। एंटी एंजाइनल ड्रग्स क्या होती हैं? जो एंजाइना पेक्टोरिस को रिलीफ करने का काम करेंगी, एंजाइना पेक्टोरिस से रिलीफ करने का काम करेंगी, उसे हम कहेंगे एंटी एंजाइनल ड्रग्स। तो इससे पहले हमें एक और पॉइंट पढ़ना है, डायग्नोसिस एंड सिम्टम्स। तो यहाँ हम पढ़ लेते हैं डायग्नोसिस एंड सिम्टम्स, बहुत ध्यान से देखिएगा। ओके, सिम्टम्स क्या हो सकते हैं एंजाइना पेक्टोरिस के? सिम्टम्स सबसे पहले तो चेस्ट पेन देखने को मिलेगा आपको, चेस्ट पेन, ठीक है। फर्स्ट इज चेस्ट पेन, मोस्ट इंपॉर्टेंट चेस्ट पेन ही है। सेकेंड इज वेटेज इन द सेंस, वेटेज इन चेस्ट, आपको ऐसा फील होगा, एक्चुअल में होता नहीं है, वेटेज इन द चेस्ट। थर्ड इज फीलिंग सिक, ठीक है। फोर्थ इज बहुत वीकनेस देखने को मिलेंगी, जब एटीपी का प्रोडक्शन लेस हो रहा है, ठीक है, एटीपी का प्रोडक्शन लेस हो रहा है तो वीकनेस देखने को जाहिर सी बात मिलेगी। देन फिफ्थ इज शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, क्यों शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ? क्योंकि ऑक्सीजन की डिमांड, ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो रही है, इसलिए शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ देखने को मिलेगी। नाउ हम अगर डायग्नोसिस की बात करें, डायग्नोसिस मतलब क्या होता है? किसी भी डिजीज़ को जानना कि वो डिजीज़ है या नहीं है। इसमें कुछ टेस्ट आते हैं, जैसे कि मान लो हमने कराते हैं चेस्ट एक्सरे, ठीक है, और कराते हैं कोरोनरी एंजियोग्राफी, और इसमें सीटी भी कराते हैं, एमआरआई कराते हैं, ठीक है ना, ईसीजी भी कराते हैं। तो ये सारे टेस्ट होते हैं किसमें? एंजाइना पेक्टोरिस के लिए होते हैं। चेस्ट एक्सरे, कोरोनरी एंजियोग्राफी, सीटी, एमआरआई एंड ईसीजी। क्लियर। एंड सिम्टम्स हो गए चेस्ट पेन, वेटनिंग इन चेस्ट, फील करोगे आप, फीलिंग सिक, वीकनेस एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, ये सारे सिम्टम्स हो गए। क्लियर है। अब हम पढ़ेंगे एंटी एंजाइनल ड्रग्स, उसका क्लासिफिकेशन एंड उसका मोड ऑफ एक्शन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आपको एंजाइना पेक्टोरिस पूरा समझ में आ गया है, ठीक है, एंजाइना पेक्टोरिस समझ में आ गया, उसके टाइप समझ में आ गए हैं, तो जब आप पढ़ोगे एंटी एंजाइनल ड्रग्स के मोड ऑफ एक्शन को, तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी बहुत ही अच्छी तरीके से। तो अब समझ में आया क्योंकि इंटेंस कोरोनरी डिसऑर्डर क्यों कहते हैं एंजाइना पेक्टोरिस को? क्योंकि कोरोनरी आर्टरी का इसमें मेन रोल है कोरोनरी आर्टरी का। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम होती है, कोरोनरी आर्टरी में कोई प्रॉब्लम हुई, तो आपको एंजाइना पेक्टोरिस देखने को मिलेगा। क्लियर है। इसलिए हम कहते हैं एंजाइना पेक्टोरिस नोन एज इंटेंस कोरोनरी डिसऑर्डर। क्लियर। नाउ वी मूविंग ऑन द classification of anti-anginal drugs. So this is the classification of anti-anginal drugs. जितनी भी इंपॉर्टेंट ड्रग्स थी इस क्लासिफिकेशन में मैंने लिखी है, आपको बहुत डिटेल में पढ़ना हो तो आप पढ़ सकते हो KDT से, ठीक है, KDT से पढ़ सकते हो। ओके, नाउ एंटी एंजाइनल ड्रग्स में सबसे पहली ड्रग आती है नाइट्रेट्स की। इसका मोड ऑफ एक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछ सकता है एंड जानने वाली चीज़ें भी हैं इसमें बहुत इंपॉर्टेंट। ओके, तो नाइट्रेट से पहले आती है शॉर्ट एक्टिंग, दूसरी आती है लॉन्ग एक्टिंग। शॉर्ट एक्टिंग एग्जांपल है आइसोसॉर्बाइड डाइनाइट्रेट, जो सबलिंगुअली यूज करते हैं। सबलिंगुअली मतलब क्या है? अंडर द टंग यूज करते हैं सबलिंगुअल वाली ड्रग्स, ठीक है, ये कह सकते हो बिलो द टंग। ये क्यों यूज करते हैं? क्योंकि ये बाईपास कर जाता है फर्स्ट मेटाबॉलिज्म को, फर्स्ट मेटाबॉलिज्म। ये डायरेक्ट क्या होता है कि सिस्टमिक ब्लड फ्लो में या सिस्टमिक सर्कुलेशन में ये डायरेक्ट चला जाता है और अपना एक्शन शो कर देता है।
इसलिए हम इससे अंडर द टंग लेते हैं बहुत ही फास्ट एक्टिंग के लिए। ये फास्ट एक्टिंग ड्रग है आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट। इसमें एक और ड्रग आती है जिसे हम नाम देते हैं ग्लिसरल ट्राइनाइट्रेट। कहाँ लिख दूँ, यहाँ लिखता हूँ, इसको रफ कर दूँ। ओके, एक और ड्रग इसमें ग्लिसरल ट्राइनाइट्रेट, ग्लिसरल ट्राइनाइट्रेट। ये फास्ट एक्टिंग ड्रग हैं, दोनों ही फास्ट एक्टिंग ड्रग हैं, चाहे वो आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट हो चाहे वो ग्लिसरल ट्राइनाइट्रेट हो। ठीक है, दोनों ही फास्ट एक्टिंग ड्रग हैं, थोड़े ही समय में बहुत तेज एक्शन करेंगी। क्लियर। अब लॉन्ग एक्टिंग में आती है आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट जो कि ओरल होती है, और इसमें आती है एथिट्रॉल ट्राइनाइट्रेट। क्लियर। देन लेते हैं हम बीटा ब्लॉकर, इसमें आती है प्रोपेनॉल एंड मेटाप्रोलॉल। फिर आती है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स एम्लोडिपिन एंड वेरापिरिमिल। जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होती है वो मेनली होती है वैसोडायलेटर, जो हमें वैसोस्पाज़म देखने को मिल रहा था, उसकी वजह से हम यूज़ करते हैं इसमें कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, दैट इज एम्लोडिपिन एंड वेरापिरिमिल, वैसोडायलेटर की तरह काम करती है। फोर्थ इज पोटेशियम चैनल ब्लॉकर, दैट इज निक्रोडोनिल एंड अदर्स में आती है रेंजो, इसमें है रेंजो एक करके, रेंजो, ये एक्चुअली गलत लिखा है, यहाँ पे मैं दूसरा लिख देता हूँ। ओके, ये ड्रग नहीं होगी, यहाँ पे होगी रैनोलेजिन, रैनोलेजिन, ये अदर्स में आती है रैनोलेजिन एंड डाई पिरामिडल। ठीक है, इतनी सारी ड्रग्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये क्लासिफिकेशन आप अगर एग्जाम में लिखते हैं तो भी बहुत ही सफिशिएंट है नंबर के लिए, एंड जानने के लिए आप और पढ़ सकते हो क्रिएटिव से, बट इट इज़ अ सफिशिएंट फॉर टू नो द एंटी एंजाइनल ड्रग्स। क्लियर। तो नाउ वी मूव ऑन द मोड ऑफ एक्शन ऑफ एंटी एंजाइनल ड्रग्स। क्लियर। तो ये एक फिगर है जो समझाता है मोड ऑफ एक्शन ऑफ एंटी एंजाइनल ड्रग्स, किसका, नाइट्रेट का, नाइट्रेट्स का। इससे पहले एक और चीज तुम्हें समझानी है, समझना इसको। मान लो ये तुम्हारी ब्लड वेसल्स हैं, दिस इज योर ब्लड वेसल्स। ठीक है, यहाँ पे लिख दूं मैं ब्लड वेसल मीन्स क्या, कोरोनरी आर्टरी, कोरोनरी आर्टरी है। ठीक है, तो कोरोनरी आर्टरी का मतलब क्या है, जो मैंने आगे बताया कि कोरोनरी आर्टरी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो कोरोनरी आर्टरी में 3 लेयर होती हैं, या ब्लड वेसल्स में 3 लेयर होती हैं। ये एक्सटर्नल वाली लेयर है, एक्सटर्नल, एक्सटर्नल, इसे हम नाम देते हैं एक्सटर्ना। ठीक है, एक्सटर्नल नाम देते हैं। फिर एक इंटरनल लेयर होती है, इंटरनल लेयर होती है, जिसे हम नाम देते हैं इंटरना, इंटरना। फिर एक बीच में आती है, बीच में एक सेल आती है, बीच में सेल आती है, इसे हम नाम देते हैं मीडिया। ठीक है, बीच में ये स्मूथ मसल सेल, स्मूथ मसल की रहती है, इसे हम नाम देते हैं मीडिया। दिस इज अ मीडिया। ओके, मीडिया शो हो रहा है यहाँ पे, मीडिया फिर से देता हूँ, मीडिया। ओके, तो मीडिया क्या है, स्मूथ मसल सेल है, स्मूथ मसल्स सेल हैं, स्मूथ मसल हैं। जो नाइट्रेट की ड्रग्स होंगी, नाइट्रेट वाली जो भी ड्रग्स होंगी, वो इसी स्मूथ मसल्स में अपना एक्शन शो करेंगी। अब देखते हैं कैसे। क्लियर है, एक्सटर्ना, इंटरना एंड मीडिया। तो मीडिया वाले में कहाँ कौन सी ड्रग शो कर रही है, नाइट्रेट की। नाइट्रेट अपना फंक्शन कहाँ शो करेगा, मीडिया में शो करेगा, बिकॉज इट इज अ स्मूथ मसल सेल। क्लियर। तो इस यहाँ मैंने फिगर बनाया है, प्रोसेस अकर्स इन स्मूथ मसल सेल। जो मैंने बात बताई कि नाइट्रेट्स की ड्रग कहाँ एक्शन शो करेंगे, अपना स्मूथ मसल सेल्स में। अब देखो होता क्या है कि मान लो हमने ड्रग रिलीज की, ड्रग, इसको रख देता हूँ, रुको, हमने ड्रग इनटेक की, ड्रग ने रिलीज किया क्या, ड्रग ने रिलीज किया नाइट्रेट्स, नाइट्रेट्स रिलीज किया। ठीक है, ड्रग ने क्या रिलीज किया, नाइट्रेट्स रिलीज किया। अब एंजाइमेटिक एक्शंस के बाद, आफ्टर एंजाइमेटिक एक्शंस, इट्स कन्वर्ट इनटू नाइट्रो ऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड भी कह सकते हैं इसे। एंजाइमेटिक
एक्शन के बाद ये कन्वर्ट होती है किसमें, नाइट्रो ऑक्साइड में। नाइट्रो ऑक्साइड में जाने के बाद, नाइट्रो ऑक्साइड में कन्वर्ट होने के बाद, ठीक है, नाइट्रो ऑक्साइड में कन्वर्ट होने के बाद ये जीसी ग्वानिल साइक्लेस को एक्टिवेट्स करती है या फिर स्टिमुलेट करती है, ग्वानिल साइक्लेस को स्टिमुलेट करती है। एक्चुअली में क्या है कि नाइट्रो ऑक्साइड क्या है, फ्री रेडिकल है, फ्री रेडिकल है, या कह सकते हो एक्टिव फ्री रेडिकल है। नाइट्रो ऑक्साइड इज एक्टिव फ्री रेडिकल, तो इट स्टिमुलेट्स द जीसी ग्वानिल साइक्लेस। अब ग्वानिल साइक्लेस क्या करता है, ग्वानिल साइक्लेस क्या करता है, इस जीटीपी को, ये जो जीटीपी है उसको चेंज करता है किसमें, सीजीएमपी में। सीजीएमपी इज अ साइक्लिक जीएमपी, सीजीएमपी इज अ साइक्लिक जीएमपी। अब साइक्लिक जीएमपी क्या करता है, देखो साइक्लिक जीएमपी इनहिबिट करता है, ये जो माइनस साइन देख रहे हो ना, ये है इनहिबिशन का साइन, इट इज अ साइन ऑफ इनहिबिशन, ठीक है। सीजीएमपी क्या करता है कि जो कैल्शियम चैनल है उसे ब्लॉक कर देता है। जब कैल्शियम चैनल ब्लॉक हो जाता है तो कॉन्स्ट्रिक्शन की प्रोसेस टोटली इनहिबिट हो जाएगी। कैल्शियम चैनल ब्लॉक, देन कॉन्स्ट्रिक्शन की प्रोसेस ब्लॉक। अब देखो यहीं पे एक चीज समझ लो, यहाँ पे हमने ड्रग पढ़ी थी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, ठीक है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दैट इज एम्लोडाइपिन एंड वेनापिमिल। तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर क्या है, कैल्शियम चैनल अगर हमने ब्लॉक कर दिया, कैल्शियम चैनल हमने ब्लॉक कर दिया तो कॉन्स्ट्रिक्शन की प्रोसेस कभी देखने को नहीं मिलती है। मैंने कहा ना वैसोडायलेटर होती है, तो इसलिए कॉन्स्ट्रिक्शन की प्रोसेस देखने को मिलती है जब कैल्शियम चैनल ब्लॉक करता है। वही प्रोसेस यहाँ पे हो रही है। जब सीजीएमपी बना तो सीजीएमपी ने ब्लॉक किया कैल्शियम चैनल को, और कैल्शियम चैनल जैसे ही ब्लॉक किया वैसे कॉन्स्ट्रिक्शन प्रोसेस रुक गई। ये हो गया फर्स्ट एक्शन। सेकेंड एक्शन इज इट ब्लॉक्स, इट इनहिबिट्स MLCK2 कन्वर्ट इनटू MLCKP। मींस क्या है कि MLCK क्या है, मायोसिन लाइट चेन काइनेस, मायोसिन लाइट चेन काइनेस, बहुत केयरफुली समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मायोसिन लाइट चेन काइनेस, जब ये MLCK कन्वर्ट होता है MLCKP में, P इज अ फॉस्फेट, तो MLCK जब MLCKP में कन्वर्ट होगा तभी वो एक्टिन के साथ ऐड होगा और तभी कॉन्ट्रैक्शन की प्रोसेस करेगा। तो जब ये प्रोसेस को इनहिबिट कर दिया हमें, तो MLCK से MLCKP नहीं बन पा रहा है, ये प्रोसेस इनहिबिट। जब ये प्रोसेस इनहिबिट तो मायोसिन एक्टिन का जो यहाँ पे कॉम्बिनेशन हो रहा था जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन होता है, वो कॉन्ट्रैक्शन भी इनहिबिट हो जाएगा। मतलब दो तरीके से कॉन्ट्रैक्शन इनहिबिट हो रहा है जिसकी वजह से वैसो डायलेटेशन देखने को मिलेगा, वैसो डायलेटेशन देखने को मिलेगा। वैसो डायलेटेशन मिला तो एंजाइना पेक्टोरिस क्योर, एंजाइना पेक्टोरिस क्योर। क्लियर, ये था मोड ऑफ एक्शन किसका, नाइट्रेट्स का। ओके, वही चीज इसमें पूरी तरीके से लिखी हुई है। ऑन स्मूथ मसल्स ऑर्गेनाइटेड डीनाइट्रेट एंजाइमली रिलीज द रिएक्टिव फ्री रेडिकल नाइट्रिक ऑक्साइड NO, यहाँ पे नो नहीं लिखा है, इट इज अ नाइट्रो ऑक्साइड, नाइट्रो ऑक्साइड एक्टिवेट्स ग्वानिल साइक्लेस, देन इट इंक्रीजेस CGMP, एंड सारी चीजें वहीं पे लिखी हुई हैं। देखो यहाँ पे अल्टीमेटली इनहिबिट वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स, दैट इज वैसोडाइलेशन अकर्स। क्लियर है, ओके क्लियर। तो वैसो जो नाइट्रेट्स हमारी है, तो नाइट्रेट्स क्या है, वीनो डायलेटर्स हैं, क्योंकि जो एंजाइम्स चाहिए नाइट्रेट्स को नाइट्रिक ऑक्साइड में चेंज करने के लिए मेनली किस में पाए जाते हैं, वेन में पाए जाते हैं। इसलिए क्या है, नाइट्रेट्स इज अ वीनो डायलेटर, यहाँ पे लिखा है नाइट्रेट्स इज अ वीनो डायलेटर। बाय वैसोडाइलेशन ब्लड वेसल्स प्रीलोड एंड आफ्टर लोड डिक्रीजेस। प्रीलोड एंड आफ्टर लोड जब आपने हार्ट वाला स्टार्टिंग पढ़ा होगा, अगर आपको याद हो प्रीलोड आफ्टर लोड, तो आफ्टर लोड एक्चुअली क्या होता है, सिस्टोलिक प्रेशर, ठीक है, आपने पढ़ा होगा तो आपको याद होगा, बट यहाँ पे मैं शॉर्ट बता देता हूँ। आफ्टर लोड क्या है, सिस्टोलिक प्रेशर है, एंड प्रीलोड क्या है, प्रीलोड इज अ डायस्टोलिक प्रेशर। जब ये दोनों कम हो जाएगा, मतलब सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर कम हो रहा है, प्रीलोड एंड आफ्टर लोड कम हो रहा है, तो मतलब क्या है कि वो लेस सप्लाई चाहिए हार्ट को, है ना, लेस सप्लाई चाहिए हार्ट को।
तो कार्डियक वर्क भी डिक्रीज हो जाएगा एंड कंजप्शन भी कम हो गया। तो मेनली क्या होगा कि कंजप्शन हमने कम कर दिया, ऑक्सीजन सप्लाई कम हो रही थी, मतलब O2 कंजप्शन में कम कर दिया। तो जब ये कम हो गया एंड वैसोडाइलेशन में हमने कॉज कर दिया, तो अल्टीमेटली क्या होगा कि जो एंजाइना पेक्टोरिस है वो क्योर हो जाएगा। क्लियर है? इतनी बात थी हमारी एंजाइना पेक्टोरिस में, उसका क्लासिफिकेशन, उसका मोड ऑफ एक्शन, एंटी एंजाइनल ड्रग्स क्या होती हैं, टाइप्स ऑफ एंजाइना, एंड एंजाइना एक्चुअली में होता क्या है, उसका सिम्टम्स, डायग्नोसिस, एवरीथिंग वी विल डिस्कवर इन दिस लेक्चर। तो नाउ on the next lecture we will discuss about CHF, congestive heart failure, CHF। वहाँ पे मैं बहुत ही डिटेल से प्रीलोड एंड आफ्टर लोड को डिस्कस कर दूंगा कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, CHF हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स, एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इसी कॉन्सेप्ट, ऐसे ही कॉन्सेप्ट एंड मोड ऑफ एक्शंस, क्लासिफिकेशंस एंड बहुत सारे एग्जाम्पल के साथ।